मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। जब भी खिड़की पर खड़ी होकर गाना गाती तो लोग पैसे दे जाते। इसी से घर का चूल्हा जलता। एक दिन वहाँ से एक अमीर आदमी गुजरा, आवाज़ सुन मोहब्बत कर बैठा और उसी दिन मुझसे शादी कर ली। बदले में माँ को 1 करोड़ दे दिए। जब मैं विदा होकर घर गई वह मेरी बहुत सेवा करता, लेकिन रोज़ 1 घंटा मेरी आँख पर पट्टी बांधता। जब 1 घंटे बाद खोलता तो मेरा जिस्म नीला होता। अब मुझे डर लगने लगा था, यूँ कमरे में कैमरा छुपा दिया ताकि सच जान सकूं, पर रूह कांप गई। आज फिर स्टोर रूम मुझसे खटपट की आवाज़ आ रही थी और स्टोर रूम के अंदर मेरे पति बंद थे और मेरा दुपट्टा मेरे पास मौजूद नहीं था, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं आज भी स्टोर रूम में मौजूद थी। और बेहोशी की हालत में जब मेरे पति यहाँ छोड़ गए तो दुपट्टा उधर ही रह गया। मैं अपने पति के रवैये से बहुत परेशान थी। कितना आलीशान घर है, लेकिन मेरे पति ने अपना ठिकाना एक स्टोर रूम को बना रखा था। अजीब था, और मुझे इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि मैं स्टोर रूम जाकर देख सकूं कि वहाँ क्या मामला चल रहा है। इजाज़त ना होने के बावजूद मैं अक्सर इसकी जासूसी किया करती थी, और कभी अगर गलती से पकड़ी जाती तो मुझे उसका गुस्सा झेलना पड़ता। फिर एक दिन मैंने उनके स्टोर रूम में कैमरा लगाया ताकि मैं हकीकत जान सकूं। जब मैंने वह वीडियो देखी, अगले दिन मुझ पर जो राज खुला। मेरा पति तो आम सी शक्ल सूरत का था, मगर मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और मैं गाने में माहिर थी। लेकिन मेरे पति को मेरा गाना पसंद ना था। उसे इस बात से सख्त चिढ़ थी कि मेरी आवाज़ में खूबसूरती क्यों मौजूद है, मेरी आवाज़ क्यों किसी को भी दीवाना करती है। बगैर सुर लगाए भी मेरी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि सुनने वाले सुनते ना थकते थे। मैं अमेरिका के एक शहर की रहने वाली थी। मेरी माँ पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करती थी। एक दिन वह घर मायूसी और गम की हालत में आई तो खबर मिली उनकी उम्र के ज़्यादा होने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। माँ परेशान थी कि कमाई का एक ही जरिया था और हमने कोई रकम भी जमा नहीं कर रखी थी। हमारे अच्छे हालात बदल गए। मैं कोई काबिल और कामयाब लड़की नहीं थी। पढ़ाई में भी बस गुजारने लायक नंबर लेकर स्कूल की पढ़ाई खत्म की थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक ना था। मेरे पास कोई हुनर मौजूद नहीं था और अच्छी आवाज़ के अलावा कोई और चीज़ मौजूद ना थी। मैंने उसी को इस्तेमाल में लाने का सोचा और गाने लगी। इसकी शुरुआत मेरे अपने ही लोगों ने की और मुझे फरमाइश करते कि कुछ गाकर सुनाओ। मैं सुनाती और कुछ रकम दे जाते। अमेरिका जैसे मुल्क में ये कोई बड़ी बात ना थी। गाना गाना भी एक पेशा था और लोग उसे खुशदिली से अपनाते थे। मैंने मजबूरी से अपनाया था। ये पेट की आग कुछ भी करवाती है। गाना गाना कोई मेरा ख़ास शौक़ नहीं था। इसके अलावा मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन पढ़ाई से लगाव नहीं था। खैर, गाने से कमाना शुरू किया और इस तरह मैंने अपनी पहली कमाई महीने के आखिर में सारी इकट्ठी की, जो कि पहले जैसी तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी थी। हालात तंग थे, लेकिन गुजारा हो ही जाता था। लिहाजा मैंने उसे ही अपना पेशा बना लिया और सड़क के किनारे गाने लगी। कभी किसी क्लब में भी गाने का मौका मिल जाता। लोग मेरी तारीफ़ें करते थे, मेरा गाना पसंद करते थे और मेरे हाथ में रकम थमा जाते थे। माँ की उम्र बढ़ने के साथ साथ तबीयत खराब रहनी भी शुरू हो गई और उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें अपना घर याद आने लगा था, जो कि पंजाब में था। वहाँ जाने की जिद करने लगी। मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं था, लिहाजा मैंने उनकी जिद के आगे सर झुका लिया। वहाँ गुजर बसर मुश्किल था। हालात किसी ज़रूरत से आगे बढ़कर कोई ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त न देते थे, लेकिन मैं राज़ी थी पंजाब जाने के लिए, जो कि मेरा मुल्क था। हम पैसे कमाने के लिए अमेरिका आए थे और अब पंजाब जा रहे थे। हमने अगर बुरा वक्त देखा है, लेकिन बुरे से कई गुना ज़्यादा अच्छा वक्त भी गुजारा था। जब हम एक पूरी फैमिली थे। मैं इकलौती थी। बाबा का देहांत 1 साल पहले हो गया था। फिर माँ मेरा और मैं माँ का सहारा बन गई, जीने की वजह बन गई। माँ ने दूसरी शादी नहीं की कि मुझ पर बुरा असर पड़ेगा। इस सब के बाद मैं बहुत सी ख्वाहिश दिल में लिए पंजाब जा रही थी। दरअसल मैं पंजाब नहीं जाना चाहती थी। वहाँ मेरे पास पैसा कमाने का कोई जरिया ना था। पंजाब आकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लिहाजा जो कुछ हम अमेरिका से लेकर आए थे वह सब एक मकान खरीदने में ही लगा चुके थे और अब खाली हाथ थे। सबसे बड़ा मसला तो एक नौकरी का था। मैं जहाँ भी अपनी डिग्री लेकर जाती, कम पढ़ाई की वजह से मुझे नौकरी न मिलती। जहाँ नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ वे मुझसे तंग कपड़े पहनने और मेकअप करने की डिमांड करते। उनकी ख्वाहिश होती कि मैं बोल्ड ड्रेसिंग करूँ, जबकि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं लोगों के रवैये से, उनकी निगाहों से परेशान होने लगी। यहाँ के लोग और माहौल काफ़ी अजीब था। मैं चाहती थी कि माँ और मैं वापस चले जाए, लेकिन अब हमारे पास कुछ ना था। माँ बिस्तर पर आ गई थी। मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी याद करने लगी। माँ के साए और बाप के तंदुरुस्त हाथ,
जो मेरे सर पर थे वह मैं खो चुकी थी और अपने घर की खिड़की के पास खड़ी हुई गुनगुनाने लगी। सुनने वालों को लगने लगा मैं पैसों के लिए गा रही हूँ, इसलिए वे मुझे पैसे देकर जाने लगे। एक दिन ऐसे ही गुनगुना रही थी कि एक आदमी वहां से गुजरा, मेरी आवाज़ सुनकर मुड़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। वहाँ और भी बहुत से लोग थे। गाते गाते जब मेरी आंख उस आदमी से मिली तो उन आंखों में मुझे वार्निंग दिखाई दी। मुझे उसका मामला समझ ना आया, लेकिन मैं डर चुकी थी। सब चले गए लेकिन वो न गया, और जैसे ही पैसे उठाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मेरी जान निकल गई। मैं कपकपा गई थी। मैं बहुत डर गई थी। उस आदमी ने वे सारे पैसे खुद रख लिए, जबकि अपनी जेब से एक मोटी रकम निकाल कर मुझे दी। मैं वह रकम मिलते ही घर के अंदर भाग गई और खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए। यही एक जरिया था कमाई का। इसी की वजह से मेरे घर चूल्हा जलता था। इस वक्त मेरे जहन में आया कि मैं यहाँ पर भी आवाज़ के जरिए से कमा सकती हूँ, क्योंकि पंजाब आने के बाद मैंने कई लोगों से अपनी आवाज़ की तारीफ सुन रखी थी और कई पेशकश भी की थी कि मुझे किसी महफिल किसी मजमे में गाना चाहिए, मैं बहुत कमा लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने मोहल्ले की एक औरत से बात की जो कुछ दिन पहले आकर मुझे अपने भाई के बारे में बता रही थी कि वह यही काम करता है। मेरी आवाज़ देखते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि अगर मैं उनके भाई के साथ इस काम में शामिल हो गई तो उनका कारोबार अच्छा चलेगा। लोग औरतों की आवाज़ की डिमांड करते हैं और मुझसे इजहार किया था कि मुझे उसके साथ काम करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बारे में अपने भाई से बात करें, मुझे काम की ज़रूरत है। लिहाजा उन्होंने मेरी बात अपने भाई के सामने रखी और इस तरह मुझे मेरी आवाज़ की वजह से नौकरी मिल गई और मैं उसके साथ शामिल होकर हर किस्म के गाने गाने लगी। कभी किसी की शादी का कोई लम्हा होता और कभी किसी की कोई महफिल होती। बिना किसी पहचान के भी लोग मुझे जानने लगे और मेरी आवाज़ के दीवाने हो गए। मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली कि मेरी आवाज़ में जादू है, कशिश है जो दिलों को मेरी तरफ खींचती है, और औरतों को मुझसे जलन होने लगी। ऐसे ही किसी महफिल में मैं मौजूद थी। ये अब तक की सबसे बड़ी महफिल थी जहाँ मैं गाने वाली थी। न जाने क्यों आज दिल सुकून से ना था, बेचैनी थी। कुछ था जो मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा था, और यही हुआ कि जब मैं खुद भी अपनी आवाज़ के सुर में खो चुकी थी और आंखें बंद करके साज और धुन के साथ जादू बिखेर रही थी, तभी वहाँ मुझे लाखों आंखों में उन दो आंखों की चमक महसूस हुई। बंद आंखों ने भी उन दोनों आंखों का गुस्सा और नफरत महसूस किया था। मैं परेशान होने लगी, दिल घबराने लगा। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। उन आंखों को देखे बिना जैसी कशिश मेरी आवाज़ में थी, मुझे महसूस हुआ कि उस आवाज़ से ज़्यादा कशिश उन आंखों में मौजूद है। मैंने सोचा कि देखा जाए कौन मौजूद है और कुछ डर और खौफ से गाना ख़त्म करूं और बस निकलूं यहाँ से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आंखें खोली और खोलते ही सामने जा टकराई, और ये वो लम्हा था जब दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी और मैं डर और खौफ में मुब्तला होकर भाग निकली। घर आकर भी हालत न बदली, खाना नहीं खाया गया और रात सोने के लिए जब लेटी तो आंखों से नींद नाराज नजर आई। सुबह जब आँख खुली तो कुछ मर्दाना आवाज़ें कान से टकराई और मैं बिस्तर से परेशानी की हालत में उठकर बाहर भागी कि माँ ठीक है। घर में इस तरह किसी मर्द की आवाज़ का आना मेरे लिए परेशानी की बात थी, क्योंकि मेरी मौजूदगी में कभी माँ के पास बाबा का कोई दोस्त कोई रिश्तेदार ना आता था, और पंजाब आने के बाद तो ख़ानदान ने गरीबी देखकर मुंह मोड़ लिया था। इसी तरह जब मैंने सहन में देखा तो मैं कांपने लगी। ये वही आंखें थी जिन्होंने मुझे रात से बेचैन कर रखा था। ये आंखें मुझे अभी भी खींच रही थी। मैं वहाँ से पलट आई। डर था कि वह देख ना ले और यकीन था कि वे मेरी मौजूदगी से वाकिफ़ है। मेरी हालत रात से ज़्यादा ख़राब होने लगी। दिल घबरा गया और टांगों में जान न रही। बहुत मुश्किल से खुद को खाली दिमाग के साथ ही बिस्तर तक लाई। इतने में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। मैं किसी सूरत इस आदमी को अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। उन आंखों में मेरे लिए एक नफरत थी। उनमें मुझे इस आदमी से डर और खौफ आने लगा था। मैं पैनिक होने लगी थी। पास आते कदमों की आवाज़ मौत से बदतर लगने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। इतने में कमरे में एक मौसी दाखिल हुई और जान में जान आई और आंसू आंखों से बहने लगे। वह पड़ोस की मौसी थी। मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, ये बाहर जो इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है ये इस मेहमान की है। ये तुम्हारा रिश्तेदार है, इतना अमीर, तो तुम हम गरीबों के मोहल्ले में क्या कर रही हो। मैं खुद के अंदर इस कदर कैद थी। उस वक्त उनकी बातें कान तक तो जा रही थी, लेकिन दिमाग समझ नहीं पा रहा था। मैं मौसी की शक्ल देख रही थी और मौसी उस आदमी से बात करना चाह रही थी। इसके गुण गाने लगी और उन्हें अपनी गरीबी की परेशानी याद आ गई। मुझसे कहने लगी कि देखो, अगर शादीशुदा नहीं है बाहर बैठा बंदा तो मेरी बेटी की ही बात चला दो। मौसी की लालच से भरी बातें जारी थी। इतने में माँ आई और मौसी से कहने लगी, इसे तैयार करो, इसकी शादी है, अभी मैं इंतज़ाम करके आती हूँ। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि मैं माँ की बात नहीं समझ सकी। मौसी ने ही मेरे होठों
पर सुर्खी लगाई और मेरे सर पर दुपट्टा ओढ़ाया। उनके अंदाज में अब गुस्सा था, सख्ती थी। मौसी के सुहाने ख्वाब टूट जाने पर उनका मुंह बन गया था और वे अपनी असली हकीकत में वापस आई थी और मुझे झिंझोड़ कर कहने लगी कि रातों रात कौन सा तुम्हारा यार निकल आया। ये कैसा रिश्तेदार है कि शादी कर ले जाने के लिए अकेला आया है, कोई और नहीं आया। सही बताओ लड़की, ये क्या माजरा है? ये कौन से खेल खेल रही हो तुम माँ बेटी हम शरीफों के मोहल्ले में? मैं मौसी की बातों पर बहुत हैरान थी। इतनी जल्दी रंग बदला था? मैं पहले ही परेशानियों में गिरफ्त थी। मुझे नरम और मेहरबानी की ज़रूरत थी ताकि अपना गम बता सकूं, अपना गुस्सा रो रो कर निकाल सकूं। हालात दिन ब दिन मुझे परेशान कर रहे थे। मैं खुश रहना चाहती थी, जीना चाहती थी। जैसे अच्छी ज़िंदगी सब गुजारते हैं मैं भी गुजारना चाहती थी। उन्हीं सोचों में गुम थी। इतने में माँ आई। माँ के आने पर मुझे बाहर ले जाया गया। बहुत सी आवाज़ें कानों में गूंज रही थी। शायद मोहल्लेदार इकट्ठे थे। मुझे कुछ होश ना था और मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं माँ को इस शादी से रोकना चाहती थी। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। ये ऐसे नहीं होना था। ये क्या हो रहा था? मैं बस सवाल किए जा रही थी खुद से। और जब अपने कंधे पर अपने माँ का सालों पुराना मोहब्बत भरा हाथ महसूस हुआ तो माँ की तरफ देखा। आंसू बह निकले। बस वह लम्हा और माँ सिर हिला रही थी कि उनकी तरफ देखते मैंने सर हाँ के अंदाज में हिलाया। लोग मुझसे नफरत कर रहे थे कि उनके लहजे में कड़वाहट थी कि इतने अमीर आदमी को इस तरह से कैसे शादी में दे दिया। कोई ना कोई तो मामला ज़रूर है। या तो लड़की मैब है या लड़की के किरदार में कोई झोल है। विदाई कर दी गई थी उस शख्स के साथ। उस गाड़ी में बैठी थी तो होश आया कि कहाँ हूँ और किसके साथ मौजूद हूँ। उन आंखों में अभी भी वही नफरत मौजूद है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मेरी कोई दुश्मनी है उससे? मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। उसका घर आ गया था और होश तब आया जब गाड़ी से निकलने के लिए कहा गया। उसका घर देखकर मैं हैरान रह गई कि ये घर है या महल। इस घर के नौकर देखकर मुझे पहली बार खुद पर अफसोस हुआ कि मैं एक आम सी सूरत वाली मामूली सी लड़की और कपड़े भी बहुत सी जगह से फटे हुए थे, जबकि नौकर बहुत खुश शक्ल, साफ सुथरे चेहरे और गोरा रंग, जबकि वे अपनी यूनिफॉर्म में भी अलग ही पहचान रख रहे थे। मुझे वहाँ अपने आप अजीब लगने लगा। वह सब मुझे अजीब अंदाज से देख रहे थे। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि ये तुम्हें तुम्हारा कमरा बता देंगे, तुम आराम करो, और ये कहकर वह वहाँ से चला गया और मैं नौकर के पीछे पीछे कमरे तक पहुँची। वहाँ पहुँचकर मुझे कपड़े दिए गए। मुझे याद नहीं आ रहा था कि कभी अच्छे हालात में भी इतना कीमती सूट मैंने पहना हो। मैं खामोश थी, अपने ख्यालों में गुम थी कि मुझे नौकरानी ने कहा, आप पहली हैं जो सर के साथ नजर आई हैं। सर औरतों से दूर रहते हैं। मुझे अफसोस है कि आप फंस गई हैं। कोई ऐप तो नहीं है आप में, या आप गरीब हैं? इतना कहकर वो जाने लगी। मेरे लाख पूछने पर भी उसने कभी दोबारा इस बारे में अपनी ज़बान न खोली। बस ये कहकर चुप हो जाती थी कि सर की हरकतें अजीब है। मैं हैरान होने लगी कि मेरा पति मेरे सारे हक और फ़र्ज़ का बहुत ध्यान रखता था। एक पति की मोहब्बत, उसकी तवज्जो सब मुझे मिल रही थी, लेकिन कुछ आदत वाकई बहुत अजीब थी। उसने मुझे गाने से मना कर दिया था। उसने मुझसे कहा था अगर उसने मुझे गाते देखा तो वह क्या करेगा। उसने कहा मेरी खूबसूरत आवाज़ से उसे सख्त नफरत है। मुझे लगने लगा था मैंने किसी बीमार इंसान से शादी की है। मुझसे मोहब्बत के बहाने वह मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता और फिर मैं होश खो बैठती। लेकिन जब सुबह जागती तो अपने जिस्म को नीला पाती और सख्त परेशान होती कि रात क्या हुआ, कुछ याद नहीं, और अपना जिस्म नीला देखकर मैं डर जाती। शादी से पहले जो डर मैंने उस शख्स के लिए महसूस किया था, वे खौफ एकदम से फिर जागने लगा था। शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 3 महीने का ही अरसा गुजरा था। कोई प्यार ना था और ना ही मुझे उससे कोई मोहब्बत थी, बल्कि मुझे दोस्त की शख्सियत से भी उलझन महसूस होने लगी थी। और जब मैं जानने की कोशिश करती कि ये सब क्या है, वे क्यों नॉर्मल नहीं रहते जैसे बाकी सब रहते हैं, सवाल करने पर मुझे कभी डांट देता या कभी डांट कर चुप करवा देता। मैं पहली मुलाकात पर उनकी आंखों में मौजूद नफरत नहीं भुला पाई थी। मैंने इस बारे में भी सवाल किया था लेकिन कोई जवाब न मिला। और जब जिस्म के नीले होने पर सवाल करती तो कहता कि तुम जानती हो मैं केमिकल कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अगर जागते हुए करता तुम पर तो तुम राजी ना होती, इसलिए तुम्हारे सो जाने के बाद करता हूँ। मैं अब खुद को बीमार समझने लगी थी। बहुत बातें दिमाग में थी कि शायद ही मुझे ऐसे ही मार देगा। दिन ब दिन मैं डर में गिरफ्तार होती जा रही थी। वैसे ही वैसे मुझ में मेरे पति की तड़प बढ़ रही थी। मैं चाहती थी वह हर वक्त नज़र के सामने रहे, मुझसे प्यार करते रहे। मैं अजीब सी होती जा रही थी। मुझे ज़िंदगी की राह एक बार फिर मुश्किल नज़र आने लगी थी। मैं दोहरी ज़िंदगी में फंस गई थी। एक जगह मैं अपने पति से नफरत महसूस करती थी, वहीं मैं उसकी शक्ल देखने के लिए पागल होने लगी थी। और जल्दी ही किसी नौकरानी के मुंह से मुझ पर उस हकीकत का राज खुला कि मेरी माँ ने पैसों के लालच में मेरी शादी उस आदमी से की है। वह अब एक अच्छे इलाके में शान से रह रही है। उनके लिए भी मेरे पति ने अच्छा इंतजाम
इंतज़ाम किया हुआ है, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। ये मुझे मालूम हुआ गुर्बत बड़ी लानत चीज़ है। मेरी ज़िंदगी का सौदा मुझे और मेरी माँ को गुर्बत से खींच लाया, लेकिन ये उलझनों से भरी हुई ज़िंदगी थी। पति की मोहब्बत देखकर कभी रश्क होता, कभी अजीब हरकतें देखकर ज़िंदगी तंग सी होती। महसूस होती माँ की हकीकत जानने के बाद अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैंने 2 से 3 बार इस महल से निकलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो पाई। इसकी खबर जब पति को मिली तो उसने मुझे कुछ ना कहा, सिवाय उसके घर का पहरा बढ़ा दिया और मुझ पर बहुत सी पाबंदियां लग चुकी थी। अब प्यार और मोहब्बत की जगह अब इसकी सख्ती आने लगी और मुझ पर घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। यहाँ तक कि नौकरों से भी मैं बात नहीं कर सकती थी। शादी को साल गुजरने को था और मैं अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। पति प्यार करता था, तवज्जो देता था, लेकिन इसके अलावा भी मुझे इंसानों की कमी महसूस होने लगी थी। मुझे इस घर से निकलना था, मुझे खुली हवा में सांस लेनी थी। मैंने कोशिश की पति की गैर मौजूदगी में एक बार फिर से घर से निकल सकूं, कहीं जा सकूं, कम से कम माँ से मिल लूं, क्योंकि जब जब मैं अपने पति से कहती मुझे माँ से मिलना है, वे बहुत गुस्सा हो जाते। इतना सख्त अंदाज होता कि मैं पछताती कि मैंने कहा ही क्यों। मैंने फिर से घर से भागने की कोशिश की और मैं पकड़ी गई। न जाने इसको कैसे खबर हुई, लेकिन इसका बहुत गहरा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ा। उसे लगा मैं किसी से प्यार के चक्कर में घर से भाग रही थी, उससे मिलने जा रही थी, जबकि मैं बहुत पाक दामन थी, चाह कर भी अपने चरित्र को गंदा नहीं कर सकती थी और इससे हार गई। उसका स्टोर रूम में रहना ज़्यादा हो गया। दिन रात वहाँ रहता और जब मेरे करीब आता मैं होश खो देती और जिस्म नीला पड़ने के साथ अब दर्द भी करने लगा था। मैंने हार ना मानी और अब मैं बहुत ही दिमागी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं अब ऐसे दिमागी बीमार इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। आज फिर स्टोर रूम में खटपट की आवाज़ें आ रही थी और स्टोर रूम के अंदर मेरे पति बंद थे और मेरा दुपट्टा मेरे पास मौजूद नहीं था, जिससे मुझे पता चला कि शायद मैं आज भी स्टोर रूम में मौजूद थी। और बेहोशी की हालत में जब मेरे पति यहाँ छोड़ गए तो दुपट्टा इधर ही रह गया। मैं अपने पति के रवैये से बहुत परेशान थी। कितना आलीशान घर है, लेकिन मेरे पति ने अपना ठिकाना एक स्टोर रूम को बना रखा था। यह अजीब था और मुझे इस बात की कभी भी इजाज़त ना थी कि मैं स्टोर रूम जाकर देख सकूं कि वहाँ क्या मामला चल रहा है। इजाज़त ना होने के बावजूद मैं अक्सर इसकी जासूसी किया करती थी और कभी अगर गलती से पकड़ी जाती तो मुझे उसका गुस्सा झेलना पड़ता। फिर एक दिन मैंने उनके स्टोर रूम में कैमरा लगाया ताकि मैं हकीकत जान सकूं। जब मैंने वह वीडियो देखी, अगले दिन मुझ पर जो राज खुला, मेरा पति तो मुझसे सच कह रहा था कि वह वाकई मुझ पर केमिकल इस्तेमाल करता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी वैसा क्यों करता है, लिहाजा मैंने इरादा बना लिया कि मैं इसके स्टोर रूम में छुप कर वहाँ से भाग जाऊंगी और उससे पहले उसकी हकीकत जान जाऊंगी। इसी तरह मैंने अपने बनाए गए प्लान पर अमल किया। स्टोर रूम अलमारियों से भरा हुआ था। मैंने अलमारियों को अपने छुपने की जगह बनाने के लिए सोचा। वह सब की सब अजीब सी बदबूदार किस्म की चीज़ों से भरी हुई अलमारी थी। इतने में पूरे घर में मेरे नाम की आवाज़ें गूंजने लगी। मैं डर गई थी, अगर मैं कामयाब न हुई तो ज़िंदगी मुझ पर बहुत तंग हो जाएगी, मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचकर मैं पैनिक होने लगी। कमरे की हर चीज़ मुझे ऐसे नजर आ रही थी कि जैसे हर एक चीज़ मुझे उठाकर मेरे पति के आगे रख देगी। मैंने हड़बड़ाहट में अलमारी के दरवाजे को खोला तो एक फ्रेम मेरे पाँव के ऊपर गिरी। मैं पहले ही हर चीज़ से डरी हुई थी। फ्रेम का गिरना था कि मेरी चीख निकल पड़ी और मैं जान गई कि अब मेरे पति मुझे ढूंढने यहाँ आ जाएंगे। मेरी चीख कमरे से बाहर तक गई होगी। मैंने फ्रेम की तरफ निगाह उठाई तो पलटना भूल गई। वह मेरे पति की तस्वीर थी, उसके बराबर में कोई औरत थी, वह मैं ना थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं उस फ्रेम के पास बैठी थी। इतना बड़ा धोखा क्या, मेरे पति पहले से शादीशुदा थे। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और मेरी मौत मेरे सर पर पहुंच गई। इससे पहले कि वे अपने हाथों से मेरी जान निकालते, उन्होंने फ्रेम की तरफ देखा और मुझे उसके पास बैठे देखा। वे नहीं जानते थे इस फ्रेम को देखकर मैंने क्या तसव्वुर बना लिया था। फ्रेम देखकर वे बहुत गुस्से में आ गए और मेरा बाजू पकड़कर खड़ा किया। मैं पहले ही जिंदगी की सताई हुई थी। इतना बड़ा धोखा खाकर मैं मरने के करीब थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सकूं। बस इतना कहा कि आपकी हकीकत पर से पर्दा उठ गया है। मैं जान गई हूं कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मेरा ये कहना था कि पति ने चीखते हुए मुझे दोनों बाजुओं से झंझोड़ डाला और कहने लगा कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मार दूंगा अपने हाथों से। मैं खुद ही मर जाना चाहती थी। जिंदगी की कोई ख्वाहिश ना थी। इस घर के बाहर कहाँ जाती, माँ ने मुड़कर हाल न पूछा था। मुझे अपनी गरीबी मिटाने के लिए बेच डाला था। कहाँ जाती मैं। ज़मीन पर बैठती चली गई। मेरे पति भी पास बैठ गए। शायद उन्हें भी
भी एहसास होने लगा था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद मेरे पति कहने लगे, मुझे छोड़ कर ना जाना। मेरे पास इससे कहने के लिए कुछ ना था, खामोश थी। उन्होंने बात जारी रखी और कहने लगे, मैं छोटा था, मेरे बाबा और माँ की शादी मर्जी से हुई थी, लेकिन फिर माँ बदल गई, उन्हें किसी और से मोहब्बत हो गई थी। इस मोहब्बत के खातिर उन्होंने घर से भागने की कोशिश की थी और जब कामयाब ना हो सकी तो मेरे बाबा को जहर देकर मार दिया और घर से भाग गई। मैं इस वक्त नासमझ था। वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया और समझता गया कि मेरी माँ ने बाबा के साथ क्या किया। रिश्तेदारों में भी मेरा कोई ना था सिवाय एक चाचा के, वह भी शहर से बाहर रहते थे। उन्हें जब मामले का पता चला तो वे आए, लेकिन चाचा को जायदाद का लालच था। मैंने वक्त से पहले सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली थी। मुझे औरत जात से नफरत थी। मैंने तुम्हें अमेरिका में गाते देखा था, उन दिनों में पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ था। मैं वहाँ तुम्हारा दीवाना हुआ था और दिल में तुम्हारी मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारे लिए नफरत भी पाल ली थी। मैं तुम्हें भूलना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर सका। कितना वक्त बीत गया, लेकिन मैं अमेरिका की उन्हीं गमलियों में मौजूद था जहाँ तुम्हें पहली बार देखा था। कितने सालों सो न सका। फिर जब तुम्हें पंजाब में देखा, उस महफिल में लोगों की नज़रों का मरकज़ देखा, उनकी बातें सुनी, वे बातें सुनना जो तुम्हें कस रहे थे। इस रात लोगों की निगाहों में बसता देखा तो खून कौल उठा। नफरत अपनी जगह, लेकिन मेरी गैरत ये बर्दाश्त न कर सकी और मैंने इसलिए तुम्हारे हक में फैसला दिया और स्टोर रूम में बंद रहना शुरू कर दिया। अपनी इन्हीं बातों से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। जो रातों को तुम होश से बेगानी हो जाती थी, वह एक नशा और दवा थी कि मैं तुम्हारी जुदाई या बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो मैंने एक केमिकल तैयार किया जिससे मैं तुम्हें इंजेक्शन के जरिए देता था कि तुम दूर न जा सको, और जब तुम ये कोशिश करोगी तो नशे की तलब लेकर खुद मेरे पास आओगी। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने किए पर, मेरी मदद कर दो। मैं जीना चाहता हूँ। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई थी। मैं क्या सोच बैठी थी और हकीकत तो मेरे गुमान से बाहर थी। और ये भी तो सच था कि मेरे पति ने मुझ पर कभी हाथ न उठाया था, कभी कोई चोट न पहुंचाई थी। मैंने उसी वक्त फैसला किया था कि एक मौका देना है अपनी ज़िंदगी का। आपने पहले क्यों नहीं मुझे ये राज बताया, मैं आपकी मदद कर देती। तो मेरे पति कहने लगे, तो अब कर दो ना, मैं अभी तकलीफ़ में हूँ। पति की बात सुनकर मुझे लगा कि अब मुझे इस खेल में वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। मेरी नज़र तस्वीर पर गई और एक नज़र पति को देखा। मैं समझ गई कि मेरे पति और उनके बाबा की शक्ल हूबहू मिलती है। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और पति का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए और उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई। सिर्फ कमरे से ही नहीं, इसके ख्यालों से भी। मैंने नौकरों से कहा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और आज भी वहाँ पर ताला लगा है। स्टोर रूम के सामने दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई बीते लम्हे याद न कर पाए। और मैंने और मेरे पति ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत की जहाँ अतीत का कोई पन्ना मौजूद नहीं था। मैंने उन्हें वह एतबार दिलाया कि वे खुद मुझ पर यकीन करने लगे। शादी को 2.5 साल गुजर चुके हैं और आज हमारा एक बेटा है जिसका नाम हम दोनों ने मिलकर रखा है। अब मुझे इजाज़त है, मैं जब चाहूँ अपनी माँ से मिलने चली जाती हूँ। जब मैं ज़िंदगी में खुश हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है किसने मेरे साथ क्या किया, क्या करने की कोशिश की। मैंने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया था। माँ को मेरे बेटे से बहुत प्यार है और वह इस सब के लिए शर्मिंदा भी नज़र आती है जो उन्होंने हमारी गरीबी मिटाने के लिए किया। उन्होंने जो भी किया वह हम दोनों के लिए था। उन्होंने गलत किया था, लेकिन आज मैं खुश हूँ, बल्कि हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों।